गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करेंगे और गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या कमजोरियां रही है और क्या वर्तमान समय में इसकी कोई प्रासंगिकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या कमजोरियां रही है, इस आंदोलन की क्या विफलताएं रही है जिसके कारण इस आंदोलन की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहला जो आरोप लगाया जाता है गुट निरपेक्षता पर वो ये है कि पश्चिमी आलोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता एक अवसरवादी और काम निकालने की नीति है। आलोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं, जो बातें गुट निरपेक्षता के अंतर्गत की जाती हैं, वो केवल एक सैद्धांतिक बातें हैं। अगर हम व्यवहारिक रूप देखें तो हमें ये लगेगा कि गुट निरपेक्षता केवल एक अवसरवादी नीति है कि जो गुट निरपेक्ष देश हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार कभी अमेरिका के साथ अपनी निकटता बढ़ा लेते हैं तो कभी सोवियत संघ के साथ अपनी निकटता बढ़ा लेते हैं और उनका ये प्रयास रहता है कि वो दोनों ही देशों के साथ संपर्क बनाए रखें और अपनी आवश्यकता के अनुसार दोनों ही देशों के साथ उनके संबंध स्थापित रहते हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये एक तरीके से गुट निरपेक्षता नहीं है, बल्कि ये है कि ये जो गुट निरपेक्ष देश हैं ये अपनी लाभ के अनुसार जो विभिन्न देश हैं, जो विभिन्न, जैसे एक तो साम्यवादी गुट था, एक अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी गुट था। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये जो गुट निरपेक्ष देश हैं वो ये प्रयास करते हैं कि ये अपनी आवश्यकता के अनुसार दोनों ही गुटों से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये आंदोलन एक सिद्धांतहीन आंदोलन है और जो गुट निरपेक्ष देश हैं उनका लक्ष्य ये रहता है कि जिस भी गुट का वेटेज भारी हो ये उसी गुट की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि आलोचक ये कहते हैं कि जो गुट निरपेक्ष देश हैं वो कहते रहे कि हम साम्यवाद के विरोधी हैं, लेकिन छिपे आवरण में ये देश कहीं ना कहीं साम्यवादी देशों के संपर्क में रहे। जैसा कि क्यूबा की हम बात करें, या आलोचक ये भी कहते हैं कि नेहरू के अधीन भारत भी साम्यवादी देशों के संपर्क में रहा। तो आलोचक इस तरह के आरोप गुट निरपेक्ष आंदोलन पर लगाते हैं। दूसरा है बाहरी सहायता पर निर्भरता। चूंकि जो गुट निरपेक्ष देश हैं ये विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, तो इन्हें अपने आर्थिक विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी ये देश पश्चिमी गुट से मदद प्राप्त करते हैं तो कभी साम्यवादी गुट से। तो आलोचक ये कहते हैं कि एक तरफ तो गुट निरपेक्षता ये कहती है कि हम आत्मनिर्भरता को अपनाएंगे, दूसरी तरफ ये देश दूसरे देशों से सहायता प्राप्त करते रहते हैं। तो एक तरीके से ये जो गुट निरपेक्ष देश हैं ये अपने देश की स्वतंत्रता को और गुट निरपेक्षता को दांव पर लगा देते हैं। तो आलोचक ये कहते हैं कि ये एक सिद्धांतहीन आंदोलन है जो कि दूसरे देशों की सहायता पर निर्भर है। तीसरा है गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं। इस संबंध में हम बात कर सकते हैं कि जैसे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन फिर भी भारत को 1962 में चीनी आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो आलोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता को अपनाना आपके देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। कोई राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अपनाकर ये नहीं कह सकता कि वो राष्ट्र अब सुरक्षित हो गया है। तो जब गुट निरपेक्षता की नीति किसी राष्ट्र को सुरक्षा ही प्रदान नहीं कर सकती तो ऐसी गुट निरपेक्षता की नीति का क्या लाभ। नेक्स्ट है संकुचित नीति। संकुचित नीति इस अर्थ में कहा जाता है गुट निरपेक्षता को कि गुट निरपेक्ष देश ये कहते हैं कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि गुट निरपेक्ष रहना संभव ही नहीं है। व्यवहार में भी अगर देखा जाए तो जो गुट निरपेक्ष देश हैं
उन्होंने हमेशा महाशक्तियों के बीच में जो गुटों की राजनीति रही है उन पर या तो प्रतिक्रियाएं की है या फिर हमेशा ये प्रयास किया है कि वो दोनों में से किसी ना किसी एक गुट के समीप चले जाएं। तो व्यवहारिकता ये है कि गुट निरपेक्षता को अपनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। आलोचक ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रहित की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता के केंद्र में राष्ट्रहित नहीं होता, बल्कि गुट निरपेक्षता का उद्देश्य केवल विश्व राजनीति में नेतागिरी करना है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता दिशाहीन आंदोलन। गुट निरपेक्षता को दिशाहीन आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का अपना कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। इन देशों के अपने कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। कहाँ इस आंदोलन को जाना है, इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। ये सिर्फ उन राष्ट्रों का एक संगठन बन गया था जो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से बराबर दूरी बनाए रखना चाहते थे। तो निश्चित लक्ष्य और दिशा के अभाव होने के कारण ये एक दिशाहीन आंदोलन है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। जितने भी राष्ट्र इस मूवमेंट में शामिल है उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। उनमें राजनीतिक व्यवस्था को लेकर विभिन्नता है, उनमें आर्थिक स्थिति को लेकर विभिन्नताएं हैं। तो इतनी अधिक विभिन्नताएं होने के कारण उनमें एक यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है। ऐसा भी देखा गया है कि गुट निरपेक्ष देश एक दूसरे का ही शोषण करते हैं। आपस में गुट निरपेक्ष देश कॉपरेशन करने के बजाय जो महाशक्तियां हैं उनके साथ व्यापार करना, उनके साथ सहयोग करना, उन पर भरोसा करना अधिक प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात है। इसलिए कहा जाता है कि जो गुट निरपेक्षता है ये अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है या अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है। ये केवल एक मूल्य विहीन पैंतरा है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं उनमें से लगभग 10 देश तो ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र भी नहीं है। इन देशों का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अलग है, इन देशों की समस्याएं बहुत अलग है और कई बार तो जो गुट निरपेक्ष देश हैं उन्हीं में आपस में तनाव हो जाते हैं और उन तनावों ने युद्ध का रूप धारण भी कर लिया है। तो जब राष्ट्रों के ही नैतिक मूल्य एक नहीं है, राष्ट्रों में ही जब एकता नहीं है, उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, उनकी अपनी कोई विचारधाराएं नहीं है, तो ये मूवमेंट केवल एक मूल्य विहीन आंदोलन कहा जाता है। तो ये हमने बात की इसकी कमजोरियों की। लेकिन देखिए इतनी आलोचनाएं होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। यद्यपि कई बार जो गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन हुए उन सम्मेलनों में खुद संस्थापक देशों ने ये बात उठाई कि आज की विश्व राजनीति की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं और इन परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। हम जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उदय हुआ था वो ऐसे समय में हुआ था 1945 के बाद, जब विश्व में दो महाशक्तियां रह गई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पूंजीवाद को और सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था साम्यवाद को। तो चूंकि दोनों ही देश अलग अलग विचारधाराओं को सपोर्ट कर रहे थे तो विश्व राजनीति में एक शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है और जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र इन दो महाशक्तियों की लीडरशिप में अलग अलग गुटों में बट जाते हैं। तो जिस समय पूरा विश्व द्विगुटीय बना हुआ था उस समय नवोदित राष्ट्रों ने दोनों ही गुटों से समान दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से ये मूवमेंट शुरू किया। तो आलोचक ये कहते हैं कि 1991 के बाद 1991 के बाद
सोवियत संघ का पतन हो जाता है, सोवियत संघ रूस बन जाता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। जितने भी सैनिक संगठन बनाए गए थे, वार्सा पैक्ट है, सीटो है, सेंटो है, ये समाप्त हो जाते हैं। जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो चूंकि विश्व राजनीति की परिस्थितियां बदल जाती है 1991 के बाद, इसलिए ये बात उठी कि क्या अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर हम वर्तमान विश्व राजनीतिक परिवेश की बात करें तो आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है। तो आइए अब हम इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रासंगिकता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों का शोषण करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियम बनाए जाते हैं वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो विकसित देशों को ही अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की जाने लगी। एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसमें कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण ना करे, राष्ट्रों के जो आपसी संबंध है वो समानता पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने पर आधारित हो। तो इस तरह की नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जाने लगी। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सम्मेलन होते हैं उन सम्मेलनों के माध्यम से इस मांग को बार बार दोहराया गया कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो नाम के माध्यम से हम नियो की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट है आणविक निरस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में सभी राष्ट्रों के बीच में अस्त्र शस्त्रों के लिए प्रतिस्पर्धा जारी है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से निरस्त्रीकरण की मांग उठाई जा सकती है। और अगर हम देखें तो चाहे एनपीटी हो या और भी जो संधियां की गई थी, पीटीबीटी संधि की गई थी, तो इन सभी संधियों के इम्प्लीमेंटेशन में नाम देशों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है दक्षिण दक्षिण सहयोग। दक्षिण दक्षिण सहयोग का अभिप्राय है विकासशील देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से जो विकासशील देश हैं उन्हें आपस में सहयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में भी इस बात को उठाया गया है कि जो विकासशील देश हैं वो आपस में सहयोग को प्रोत्साहन दें। नेक्स्ट है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध। वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय है, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। और कई बार ये देखा जाता है कि अमेरिका विश्व राजनीतिक मुद्दों पर अपनी दादागिरी दिखाता है। तो अमेरिकी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए भी नाम प्रासंगिक है। नेक्स्ट है विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव। नाम के माध्यम से विकसित और विकासशील देशों को आपसी वार्ता के लिए प्रोत्साहन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष धन विकासशील देशों में इस्तेमाल करें। देखिए, जो अच्छी स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देश हैं जैसे कि ओपेक राष्ट्रों के पास बहुत अधिक धन है और ये देश अपना जो अतिरिक्त धन है वो विकसित देशों में लगाते हैं। तो नाम के माध्यम से
इन देशों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि ये अपना अतिरिक्त धन विकसित देशों में लगाने के बजाय विकासशील देशों में लगाएं। नेक्स्ट है नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध। हम देख रहे हैं कि विश्व में एक नव औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ हो गया है। नव औपनिवेशिक शोषण अर्थात जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करके वहाँ की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। तो गुटनिरपेक्ष देशों के माध्यम से इस नव औपनिवेशिक शोषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन। यूएनओ के पुनर्गठन की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। तो आज हम देख रहे हैं कि विश्व में इन 5 राष्ट्रों के अलावा और भी कई राष्ट्र हैं जो महाशक्ति के रूप में डेवलप हो रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन राष्ट्रों को, इनमें भारत भी शामिल है, कि इन राष्ट्रों को भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए और इन राष्ट्रों को भी वीटो पावर दी जाए। तो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर अधिक राष्ट्रों को दी जाए। साथ ही सुरक्षा परिषद के स्थान पर महासभा को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। इससे यूएनओ का अधिक लोकतांत्रिकरण संभव हो सकेगा। तो यूएनओ के पुनर्गठन की मांग भी लंबे समय से की जा रही है और नाम के माध्यम से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा सकता है। थैंक यू।